नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आप सब कैसे हैं बच्चों? तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 7 डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। इस पाठ में आज हम डाकिये के बारे में पढ़ेंगे। डाकिये के क्या काम होते हैं, जो हमारे पास चिट्ठियां आती हैं बच्चों को, चिट्ठियां हम तक डाकिया कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करके पहुंचाते हैं। तो इससे पहले पाठ में हमने पढ़ा था चिट्ठी का सफर। तो चिट्ठी का जो सफर होता है वो डाकिया के हाथ से ही वो हम तक पहुंचता है। तो पाठ 7 आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम अभ्यास रीडिंग पार्ट की रीडिंग करेंगे और भाग 2 में हम उसका अभ्यास करेंगे। तो डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जवानी। तो कंवर सिंह जो है इस पाठ में जो अपना अनुभव बता रहे हैं वो एक डाकिया है और ये एक भेंट वार्ता है। भेंट वार्ता यानी जब हम किसी से मिलते हैं और बातचीत करते हैं वो। तो डाकिया घर घर जाकर पत्र देने वाला कर्मचारी, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं, या डाक देने वाला व्यक्ति। तो इनसे बात करने आई है प्रतिभा शर्मा, जो इनसे डाक के बारे में बात की गई है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पाठ में जो है डाक विभाग के बारे में बात की गई है, शिमला के, और ये कंवर सिंह है, ये जो है जानकारी दे रहे हैं। और ये बातचीत जो है प्रतिभा शर्मा और कंवर सिंह जो पोस्टमैन है उनके बारे में है। और थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में भी परिचय दिया गया है। और शिमला की जो माल रोड है उसका वर्णन किया गया है। तो ये शिमला की माल रोड है। शिमला जो है बहुत ही ठंडा स्थान है हिमाचल प्रदेश में। और जो भारतीय डाक है, जो पोस्ट इंडियन पोस्ट है, उसके बारे में बताया गया है। और संचार के जो साधन है, आज के समय में संचार के जो साधन है वो बहुत विकसित हो चुके हैं पहले के समय से। और ये लेटर बॉक्स, जो पोस्टमैन जो चिट्ठियां जमा करते हैं, यहाँ से कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद ये पोस्टमैन जो डाकिया है वो अपना कार्य छोटे से छोटे गांव तक उन चिट्ठियों को हम तक, हमारे परिजनों तक पहुंचाते हैं और संदेशों को देते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का अपना पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जवानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। यानी जो प्रतिभा शर्मा है वो ये बता रही है कि मैंने शिमला की जो माल रोड है वहां पे एक पोस्ट ऑफिस है, वहां पे जो कंवर सिंह है जो डाक छांटने का काम कर रहे हैं। और सुबह का 11:30 बजे का समय है और खिड़की से, ये विंडो जिसे आप कहेंगे, इससे गुनगुनी धूप यानी हल्की वार्म सी धूप आ रही है। और छन कर, यानी जैसे मम्मी जो है चाय बनाकर छान कर देती है छन्नी में, तो इस तरीके से धूप जो है वो छन करके अंदर आ रही है। इसका मजा लेते हुए वहां पे जो प्रतिभा शर्मा है वो कंवर सिंह से बात कर रही है। और जो कंवर सिंह है उन्हें क्या मिला है? पुरस्कार भी मिला है। तो वही वार्तालाप आगे दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45
साल है। यानी मैं कंवर सिंह हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश का में शिमला जो जिला है वहां पर रहता हूँ और मेरी जो उम्र है वो 45 साल है, यानी 45 ईयर्स। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो मेरे 4 बच्चे, तो यहाँ देख सकते हो आप चित्र में बच्चों, 3 लड़कियां और 1 लड़का। उनकी 3 लड़की थी और 1 लड़का था। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक छोटा बेटा भी था, यानी था का मतलब वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यानी क्योंकि हिमाचल जो है, शिमला एक पहाड़ी इलाका है, जो हिल्स है यहाँ पे देखिए, इस तरीके की जो पगडंडी होती है, जो रास्ता होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उनसे लोग जब चलते हैं, तिरछी जो ढलान होती है, तो वहां से लोग सड़क कर नीचे भी गिर जाते हैं। तो ऐसे ही उनका जो बेटा था वो वहां से जब लकड़ियां लेने गया तो फिसल कर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो जो प्रतिभा शर्मा है वो कह रही है आप, इस बात का हमें बेहद दुख है, लेकिन क्या इस तरीके की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं? तो क्या उत्तर देते हो? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांगों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। यानी कह रहे ये कोई असाधारण नहीं है, ऐसा होता ही रहता है। क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वहां पे लोग काम करने, औरतें काम करने जाती हैं, वो फिसल कर नीचे गिर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों में चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते नहीं होते, क्योंकि वहां पे और कोई रास्ते नहीं होते। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अभी तक बस की सुविधा नहीं है और लोग पैदल चलकर ही वो रास्ता तय करते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो क्या पूछती है कि हम आपके बच्चे जो है वो कैसे पढ़ते होंगे? तो वो उत्तर देते हैं कि हमारे गांव में ही जो स्कूल है वहीं पर वो जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। यानी उनके जो 4 बच्चे हैं वो एक 10वीं तक पढ़ा है और एक 12वीं तक, और एक 12वीं में अभी पढ़ रही है और एक 10वीं में पढ़ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जहाँ काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। तो प्रतिभा शर्मा पूछती है, तब वो उनका उसका उत्तर देते हैं। यानी पहले वो ग्रामीण डाक सेवा जो थी वहां पर डाक सेवक थे। अब मैं पैकर बन गया, यानी अब उनका जो है प्रमोशन हो गया, अब वो क्या बन गए? पैकर। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला, यानी अभी मेरी जो ड्रेस है वो वही ब्लू कलर की जो ड्रेस होती है वही है। डाक सेवक को करना क्या होता है? तब प्रतिभा शर्मा पूछती थी, जो डाक सेवक है उसको क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने वाले गांव गांव जाता हूँ। यानी जो चिट्ठी है, जो लेटर्स हैं, जो रजिस्ट्री पत्र हैं, पार्सल्स हैं, उन सबको अलग करके उन तक पहुंचाता हूँ। और जो बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन उनके गांव तक छोड़ने जाता हूँ। क्या ये सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए नए तरीके आ गए हैं। यानी ये कहती है कि अभी जो आधुनिक समय है, इस समय तो सूचना और संदेश भेजने के नए नए जो तरीके हैं वो आ गए हैं। तो अभी भी क्या ये सब डाक विभाग इतना चल रहा है? शहरों में, तब कंवर सिंह क्या उत्तर देते हैं सुनिए। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए, फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया
डाक ही है, यानी शहरों में इन सब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गांव में अभी भी डाक विभाग के द्वारा ही कार्य किया जाता है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। यानी लोग गांव में आज भी जो पोस्टमैन है उसका वेट करते हैं, उसका उसका इंतजार करते हैं और उस आदर और सम्मान करते हैं, यानी रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पानी के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। यानी उनकी जो चिट्ठी है वो, उनको पता है कि अब हमारी चिट्ठी आने वाली है, तो किसका इंतजार करते हैं? डाकिये का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। यानी हमारी जो भारतीय डाक सेवा है वो बहुत ही सस्ती है। यानी देश के हम एक कोने से दूसरे कोने तक हम बहुत कम पैसों में हम अपना संदेश भेज सकते हैं। बच्चों, आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। तब कंवर सिंह क्या कहते हैं? मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। यानी कंवर सिंह जी कह रहे हैं कि ये जो मेरा काम है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है और बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो दूर सिपाही बैठा हुआ है सेना में जो वो काम करता है, उसके जो पैसे भेजे हुए हैं मनी ऑर्डर, वो उसके गांव उसके घर तक पहुंचाते हैं। जो बूढ़े लोग हैं उनका जो खुशी से चेहरा होता है वो देखते ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी किसी की रजिस्ट्री, जिसमें कभी कभी अपॉइंटमेंट लेटर होता है या नियुक्ति पत्र जिसे कहते हो, या किसी का रिजल्ट होता है, तो जब जब वो उसे खोलते हैं तो उनके जो चेहरे पे जो खुशी के जो भाव झलकते हैं, वह देख करके कंवर सिंह बहुत खुश होते हैं। और कुछ जो बूढ़े जो रिटायर्ड जो लोग हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो अपने पेंशन का इंतजार 6 महीने तक डाकिया कब आएगा और कब हमारी पेंशन देगा, इस रूप में उनका इंतजार करते हैं। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी के जिले के काजा में और 5 साल किन्नौर जिले में नौकरी की। यानी वो बता रहे हैं कि उन्होंने कितने समय तक एक एक गांव में कार्य किया। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं था, यानी दूरसंचार जिसे आप, इसे भी बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। यानी उस समय बस जो थी वो भी वहां तक नहीं पहुंचती थी, सिर्फ मेन जो ऑफिस था वहीं तक जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। यानी जहाँ पर टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं है, वहां पोस्टमैन का अभी भी बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी।
मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में बर्फबारी हो जाती है। यानी वो जिस जिले में उनकी जो नौकरी लगी थी उस गांव, वहां तक वो बहुत ही ऊंचा स्थान था और बहुत ही ठंडा स्थान था, और इस अप्रैल के महीने में भी वहां पर आइस जो बर्फ है वो गिरती थी। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते जिससे पैर नीले पड़ जाते और उनमें गैंग्रीन हो जाती जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर यानी 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक की होती थी। यानी एक गांव से दूसरे गांव के बीच का डिस्टेंस 4 या 5 किलोमीटर का होता था। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है, यानी डाकिये की जो लाइफ है उसमें चलना ही है। तो ये देखिए डाकिये इस तरीके का कार्य करते हैं, स्टैम्प मोहर सब लगाते हैं। और ये जो है डाक विभाग में जो पोस्टिंग होती है वो पोस्ट होती है, तो हेड पोस्ट मास्टर जैसे हमारे स्कूल में सबसे प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर कोऑर्डिनेटर, इस तरीके से डाक विभाग में भी देखिए हेड पोस्ट मास्टर, असाइनमेंट पोस्ट मास्टर, ड्यूटी पोस्ट मास्टर, पोस्टल असाइनमेंट, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, पैकरमैन, देन वाटरमैन, देन क्लीनिंग मैन। तो इस तरीके से सभी विभाग में छोटी से बड़े पोस्ट होती है, तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी इस तरीके की पोस्ट होती है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, तो इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, यानी पैकर के बाद पोस्टमैन की पोस्ट मिल सकती है और हमें इम्तिहान यानी एग्जाम लिखना होता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम है। वेतन यानी पैसे, जिसे आप कहोगे सैलरी। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के वेतन से जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना ही बहुत मुश्किल हो चुका है, यानी अब तो जो डाकिया जो पोस्टमैन की जो जॉब है वो ही बहुत मुश्किल से मिलती है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। यानी ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमैन जो रिटायर हो रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जाता है, यानी नए लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। इससे पुराने जो डाकिये हैं उनके ऊपर जो वर्क प्रेशर है, जो काम का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो तो इस घटना को आपको सुनाता हूँ। एक घटना आपको सुनाता हूँ। तो जब इन्होंने पूछा कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, तो उन्होंने कहा मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। मुझे वहां रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। 1998 यानी 1998 की बात है। 29 जनवरी यानी 29 जनवरी को रात
लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, यानी दरवाजा जो है खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो बाहर से क्या उत्तर आया कि दरवाजा खोलो, आपसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। यानी जैसे उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर जो है लोग घुस आए 5-6 और उनको पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया, यानी अनकॉन्शियस हो गया, और मुझे कुछ भी नहीं पता। यानी जो कंवर सिंह थे उन्हें कुछ भी नहीं पता। जो लोग अंदर आ गए थे उन्होंने उन्हें मारा बहुत, सर पे उनके बहुत जोर से। उसके बाद वो बेहोश हो गए। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। यानी जब नेक्स्ट डे उन्हें होश आया तो वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उनका जो हेड था उसमें बहुत पेन हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। यानी उनका जो 17 इयर्स का जो बेटा था वो उनके साथ रहता था। उस दिन से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आ गए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे। इसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। यानी उनके सर पे जो चोट लगी थी उसकी वजह से उनकी एक आंख से उन्हें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बहुत सारे स्टिचेस लगे थे। टाके यानी स्टिच, यहाँ देख सकते हो आप चित्र में। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला, यानी 2004 में उन्हें यह अवार्ड मिला। इस इनाम में 500 रुपए यानी 500 रुपीज और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र यानी जैसे सर्टिफिकेट होता है वैसे। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो जो कंवर सिंह जी हैं वो क्या कहते हैं आज भी गर्व से, यानी वेरी प्राउडली यस, वो कह रहे हैं मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो प्रतिभा शर्मा, ये जो वार्तालाप थी कंवर सिंह और प्रतिभा शर्मा के बीच। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने जो कहानी पढ़ी, आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी शंका का निवारण करूँ। तो आशा करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय।